हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट टुडे एंड आज हम शुरू करेंगे इंडिया नेपाल, है ना। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से शुरू करेंगे। पहली कंट्री जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो है आपकी नेपाल। जो आपके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे अपडेटेड है, 1 पेजर नोट्स। तो जब आप ये लेक्चर देखो मेक श्योर करना कि वो नोट्स आपके सामने खुले हों। जो भी एडिशंस हैं वो आपके अपने 1 पेजर नोट्स में कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो हमारी लाइफ जो आपसे बात करेंगे हम, वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन। तो लाइफ में जो भी दिक्कत होगी वी कैन हैव अ वर्ड अबाउट इट। अदरवाइज टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, वो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर आई एम वेरी प्रोएक्टिवली सीइंग इफ देयर इज़ एनी इशू एंड आई कैन सॉर्ट दैट आउट फॉर यू, और हाउ एवर द थिंग इज़, हाउ एवर सूट्स यू पीपल, ठीक है। चलिए, तो आज इंडिया नेपाल की बात करते हैं। तो सितंबर 2025 के अंदर आई एम श्योर आप लोगों को पता ही होगा अबाउट द जेंजी प्रोटेस्ट, जिसमें पीएम केपी ओली रिजाइंड अलॉन्ग विद सब ऑफ द मिनिस्टर्स एंड इंटरिम फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कड़की इज नाउ सर्विंग एज प्राइम मिनिस्टर सिंस 12 September 2025. अब when we talk about this protest, the so-called Gen Z protest was a large-scale anti-corruption protest. It was a large-scale anti-corruption protest. It was a large-scale anti-corruption protest. They began parallel to a nationwide ban on social media platforms, including YouTube, Facebook, WhatsApp. पीछे से रीज़न ये है कि people were frustrated and they were tired of watching wealth of government officials and their families. Approx 76 people were killed and many more for sure. But is this the first time ever that Nepal is witnessing something like this? No, it isn't. This is not the first time that Nepal is witnessing. अर्लियर मार्च 2025 के अंदर भी प्रोटेस्ट देखे गए थे। मार्च 2025 के अंदर भी प्रोटेस्ट देखे गए थे। सर्कमस्टांसेस वहाँ हमेशा से ही ख़राब चल रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम इतिहास को कवर करेंगे, हिस्ट्री पर जाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। वहाँ के लोग जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम से काफ़ी परेशान हैं एंड चाहते हैं कि किंग रूल यानी कि मोनार्की किया जाए। ऑल्सो कहते हैं कि अपने कंट्री को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हिंदू जो हैं वो ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी के अंदर है। फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र, वहाँ के जो पहले किंग थे, मतलब पहले एज इन फॉर्मर किंग, जो पहले रह चुके किंग हैं, ज्ञानेंद्र जी आए एंड पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, लाखों की संख्या में लोग उनको रिसीव करने हैं, ठीक है। मार्च 2025 के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ा, एमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, पीपल अगेन डाइड, a lot of people died here as well. So the clash generally is seen between people who want monarchy and people who are basically okay with the current regime, the current scenario. People who are okay with whatever is happening in the current scenario, यानी कि democracy, the so-called democracy they call it, या whatever, the basically democracy. अब इस समय में भी वैंडलिज्म काफ़ी हुआ। पॉलिटिकल पार्टी जैसे सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट पर अटैक किया गया। पीएम की पे ओली ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, 2 people डाइड, ऑन रिपोर्ट्स अ लॉट इंजर्ड। अब इस समय जो थी ये बात, वो क्या थी? अगेन करप्शन को लेके लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, हिंदू किंगडम को रिस्टोर करना चाहते थे, ठीक है। प्रोटेस्टर कह रहे थे कि हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, इन्होंने फिर भी हमारे साथ ऐसा किया। मीडिया इज़ मिस रिप्रेजेंटिंग आस। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव आपको पता ही है क्या होगा, कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। पुलिस कहती कि यार ये बिल्डिंग पे चढ़ रहे थे तो हमें टीयर गैस का यूज़ करना पड़ा, ये सब तो आई एम श्योर आपको पता ही है। मीडिया कहती है हमें मारा, है ना, और फ्रीडम को दिवाने की कोशिश करी। सिविल सोसाइटी कहती है कि यार इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करो, आई एम श्योर कि ये सब आपको पता ही होगा। तो लोगों को चाहिए मोनार्की या कोई डेमोक्रेसी, या कोई कहता है कि यार दोनों भी हो तो क्या हर्ज है, दोनों भी बढ़िया है, ठीक है। अब और पीछे जाते हैं, बैक इन 2008। अब और पीछे अगर हम जाएंगे तो 240 to 40 ईयर की ओल्ड मोनार्की ख़त्म हुई थी एंड बिकम अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तब से लेकर आज तक 13 13 डिफरेंट गवर्नमेंट बनी है नेपाल के अंदर। हाईली पॉलिटिकल, अनस्टेबल, देयर फॉर नो डेवलपमेंट, प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जॉब्स है नहीं। हाउ विल पीपल सपोर्ट गवर्नमेंट? नो आइडिया। ज्ञानेंद्र जो किंग थे वहाँ के, उन्होंने कोई स्टेटमेंट इशू ही नहीं करी। अब कोई कहता है कि रेफरेंडम करो और हिंदू और सेकुलर कंट्री बनाओ, तो अभी तक पता नहीं है वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ये तो आपका था जो पिछले साल में जो भी हुआ है यहाँ पर। अब
जब भी हम किसी कंट्री की बात करेंगे तो उसमें कुछ डायमेंशंस की बात करेंगे, ठीक है। जैसे जब भी हम कंट्री की बात करें तो एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन क्या है हमारे भाई उस कंट्री के साथ, किन किन फील्ड में हम कॉपरेट करते हैं, एरियाज़ ऑफ कंसर्न क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या है। बहुत ही सिस्टमेटिकली आपके नोट्स में सब लिखा गया है, उसको प्लीज़ ध्यान से और अच्छे से इस्तेमाल करना, ठीक है। एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन की जब हम नेपाल के केस में बात करते हैं तो खुद से दिमाग लगाओ कि वहाँ वो हिंदू राष्ट्र है और उनका बॉर्डर हमसे टच हो रहा है ना। तो हमारा इनसे कोई तो कल्चरल कनेक्ट होगा, क्योंकि बिहार और यूपी के बॉर्डर को भी तो ये टच करता है। तो कल्चर की जब हम बात करते हैं तो टूरिज़्म की बात होती है, रिलीजन की बात होती है, ठीक है। फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट है यहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जियो इकोनॉमिक एंड ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की भी बात होगी, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात होगी। फिर जियो पॉलिटिकल एंड रीजनल ब्लॉक्स, सार्क जैसे, बिम्स्टेक, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी हम थोड़ा अलाइन कर लेते हैं इनके साथ। एरियाज ऑफ कंसर्न में सिंस हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होगा। आप समझ रहे हो, कॉमन सेंस से भी चीज़ें करी जा सकते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट होगा। एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत देखे गए हैं वहाँ पर, ये आपको समझ में आएगा कि कैसे आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है इज़ डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का व्यू पॉइंट आपकी कंट्री के बारे में क्या है ना। देयरफॉर जो पीएम केपी ओली थे उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा चाइना की तरफ रहा है, प्रो चाइना। तो हमारा एक रीज़न हुआ इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। फिर नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स की बात होती है, नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स की बात देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इंसर्जेंसी। जिसको देखो नेपाल का बॉर्डर टाप टाप के चला जाता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ये मूवीज़ वगैरह में भी बहुत इजी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हमारा बॉर्डर ओपन है, हम देखेंगे आगे ये, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इंडिया का एक रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, है ना। इंडिया का एक रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट। इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक स्कीम जो हर सीरियस एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, अग्निपथ स्कीम। 4 साल का आपका कोर्स रहेगा, 25% लोग ही आगे जाएंगे इसमें। जो अग्निपथ स्कीम में एनरोल्ड है उसमें उनको बोलते हैं अग्निवीर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वापस से आते हैं गोरखा रेजिमेंट पे। ये बात जो मैंने आपसे अभी करी है इसको दिमाग में रखना और आगे चलना। अब इंडिया में एक रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट, जो प्री इंडिपेंडेंस से चला आ रहा है। खासियत क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब लोगों ने पूछा कि ये रेजिमेंट चलती रहेगी तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ ये चलती रहेगी, और नेपाल के लोगों को भी भर्ती किया गया। अब इतने इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेशन है इंडिया नेपाल के कि जो आर्मी का चीफ होता है उसे ऑनरेरी जनरल का दर्जा दिया जाता है बिकॉज ऑफ गोरखा रेजिमेंट डिफेंस रिलेशंस, है ना। मतलब डिफेंस रिलेशन हमारे उनसे है। नेपाल सेट सर आपने ये अग्निवीर स्कीम जो है, अग्निपथ स्कीम जो है ये आपने लॉन्च करी। अब ये जो गोरखाज हैं जो अपने घर चलाते हैं इस सैलरीज से, रेमिटेंसेस भेजते हैं नेपाल में, वो अग्निवीर की वजह से सब बंद हो जाएगा। ना पेंशन है ना मेजर सैलरी है, कुछ ऐसा सैलरी तो है नहीं। गोरखा छोड़कर नेपलीज इंडिया में 10 मिलियन अप्रॉक्स के आसपास है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करते हैं, मतलब इतने ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो गोरखा रेजिमेंट है ना, ये बस इंडिया में नहीं था, ये ब्रिटिश भी इसे अपने साथ लेकर गए थे। वहाँ पे एक रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे काफ़ी कम रह गए, 100 के आसपास गोरखाज रह गए। लेकिन ये अग्निवीर स्कीम के बाद इंडिया के रेजिमेंट में गोरखाज और कम हो गए, ठीक है। ब्रिटिश में थोड़ी ज़्यादा डिमांड होने लग गई, ठीक है। जॉब्स के लिए नेपाल में भी डिमांड होने लग गई। तो नेपाल ने सवाल उठाया कि एज देयर इज़ डिक्रीज ऑफ गोरखा इन इंडियन आर्मी, तो तुम कर क्या रहे हो हमारे साथ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अग्निवीर स्कीम के बाद ये सब होने लगा कि यहाँ पे नेपलीज पीपल लोग कम होने लग गए या दिक्कतें ज़्यादा होने लग गई, अब ऐसा नहीं है ना। उसके कुछ और भी बहुत रीज़न है। तो रीज़न है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल्टरनेटिव जॉब्स जो है वो आपको मिडल ईस्ट में मिलने लगी। ऑल्टरनेटिव जॉब मिडल ईस्ट में मिलने लगी, साउथ ईस्ट एशिया में मिलने लगी, ठीक है।
फिर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी एंड नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। नेपाल के लोगों को लगता है कि हम फॉरेन कंट्री के अलावा, फॉरेन कंट्री से अच्छा हम अपनी कंट्री में ही जो है सर्व करें, हम बाहर जाके क्यों सर्व करें। तो दिस इज़ अनदर थिंग दैट पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट। ठीक है, बाकी आगे आगे हम देखेंगे और क्या क्या है। अब जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, हमने बात करी थी ये रहा। अब हम बात करते हैं इस वाले एरिया की, जो है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले जब हम कोई भी कंट्री शुरू करते हैं तो हमारी उसके साथ हिस्ट्री कैसी रही है ये भी तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो 1950 के अंदर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया और नेपाल के अंदर साइन हुई। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई, जो हमारा बेस है नेपाल के साथ, हमारी जो दोस्ती है वो इस ट्रीटी पर बेस्ड है। ये ट्रीटी एस्टैब्लिश हुई हम दोनों के बीच में। अब आई होप आपको पता हो, एक स्कीम आई थी स्वदेश दर्शन स्कीम। जिन्हें नहीं पता वो प्लीज़ अपने इंटरनेट पर जाएं और देखें इसको, स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में, जिसमें बेसिकली स्कीम में ना अलग अलग सर्किट्स हैं, अलग अलग सर्किट्स हैं। ठीक है, टूरिज़्म सर्किट्स हैं, अलग अलग टूरिज़्म सर्किट हैं, जिसमें से एक सर्किट आपका रामायण भी है, एक सर्किट आपका महाभारता भी है, महाभारत सर्किट है, एक सर्किट आपका बुद्ध भी है, सो हैंस एंड सो फॉर्थ। अब जो ये रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट है ना, इनकी थोड़ी ज़्यादा महिमा है हमारी नेपाल के केस में। ठीक है, अब कैसे, जब हम रामायण सर्किट की बात करते हैं, जब हम रामायण सर्किट की बात करते हैं तो जब हम राम, जो हमारे भगवान हैं, जब हम राम जी की बात करते हैं तो अयोध्या दिमाग में आता है। ठीक है, और जब हम सीता माँ की बात करते हैं तो आपके दिमाग में राजा जनक, जो उनके फादर हैं, जो जनकपुरी नेपाल में पड़ता है, उसकी याद आनी चाहिए। ठीक है, तो रामायण सर्किट के अंदर जनकपुरी भी है। ठीक है, जो नेपाल के अंदर पड़ता है, तो हमारे सर्किट में ये एक जगह पड़ता है। ठीक है, आ गया समझ में कि हमारा इनके साथ क्या सीन है, कि हमारा इतनी क्यों महत्वता है। अब राम जी का ससुराल है जो नेपाल है, टेक्निकली राम जी का ससुराल है, तो नेपाल हमसे अलग कैसे हो सकता है। अब तुम बुद्ध ले लो, बुद्ध सर्किट की जब हम बात करते हैं तो बुद्ध जी का सबसे रेलिवेंट फेज लाइफ का, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में ही आए, उनकी बर्थ प्लेस, आई होप आपको पता और नहीं पता हो तो सोचना, जो उनकी बर्थ प्लेस है वो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कौन सी है। ठीक है, उनकी बर्थ प्लेस कहाँ है नेपाल में, ये मुझे आप बताओगे। ठीक है, तो सी राजा मोहन जी कहते हैं कि नेपाल जो है ना वो पुण्य भूमि है जी। नेपाल हमारा जो है वो पुण्य भूमि है। ठीक है, तो इंडिया एंड नेपाल गोज वे बैक। ऑल्सो नेपाल की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है। लोगों ने बोला, इंडियंस ने बोला, स्पेसिफिकली इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस ने बोला, इनफैक्ट जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था कि नेपाल हम ना तुमसे बड़ा नाराज़ है, तो नेपाल ने कहा अरे भैया क्यों, हमसे क्यों नाराज़ हो। तो बोलते कि इंडिया कहता है क्योंकि लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने बेसिकली नेपाल, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। तो नेपाल कहता है यार तुम अपना देख लो ना, मतलब तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, तुम अपना देखो। ठीक है, तो नेपाल एक सेकुलर कंट्री था, है ना, है, जब हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, वो हम देखेंगे आगे 2013 में। ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो हिंदू रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का जो है सेकुलर था, वहाँ स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। हालांकि आयरॉनिकली इनफ अब डिमांड हिंदू राष्ट्र की हो रही है। तो सी राजा मोहन जी कहते हैं पुण्य भूमि है जो रेपोजिटरी ऑफ कल्चर्स है। ये ना बहुत पुराना रिलेशन है, क्योंकि नेपाल जो है ना वो बिहार के साथ बॉर्डर टच करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेपाल पे। ये देख सकते हो आप, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, जो नेपाल है ना वो बॉर्डर टच करता है हमारा। ठीक है, वेस्ट बंगाल आप देख ही सकते हो मैप में। और एक और चीज़ है, मैप स्क्रीन पे देखना बहुत बढ़िया, बेहतरीन अप्रोच है आपकी, लेकिन ज़रा अपने आँखों को कष्ट दें और अपने थोड़े हाथों को भी कष्ट दें, और मैप अपनी किताब उठाएं और उसमें खोल के खुद से भी एनालाइज करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो तुमसे पूछेंगे ही नहीं बस कि बताओ भाई नेपाल कहाँ पड़ता है, ये तो सबको पता होगा, ये तो सब बता देंगे कि देखो उधर पड़ता है ना, उधर इधर कहीं तो पड़ता है, यही बोलेंगे लोग। तो आप उनसे कैसे डिफरेंट हैं कि आप अपनी मैप और आप थोड़ा देखते रहें कि कहाँ पे क्या है। इतना पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से बह रही है, बॉर्डर्स कहाँ पे हैं, पासिस कहाँ हैं, ये तो आप खुद से भी करोगे। ठीक है, तो
बिहार के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है और यूपी के साथ भी आप देख सकते हो कि हमारा बॉर्डर शेयर हो रहा है। तो स्पेसिफिकली जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में ना एक कम्युनिटी है इन तेराई रीजन, ठीक है। तो बिहार मतलब में ना एक कम्युनिटी है इन तेराई रीजन ऑफ नेपाल जिसे कहते हैं मधेसी। अब ये जो कम्युनिटी है ना मधेसी कम्युनिटी, ठीक है, ये देखो आप जनकपुरी दिख रहा है, ये थोड़ा इमेज पिक्सल्स फट गए इस इमेज के, बट ओके। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो मधेसी कम्युनिटी है, मधेसी कम्युनिटी। अब ये जो कम्युनिटी है वो आपको बिहार में भी दिखेगी जैसे मैंने बताया, तो नेपाल में भी मिलेगी। तो ये ना काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है नेपाल की, मधेसी कम्युनिटी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो 2015 के अंदर ना अब इतना आपको पता चल गया कि कम्युनिटी है मधेसी कम्युनिटी, इतना जान लिया। अब अलग बात करते हैं कि 2015 में ना एक ट्रेड ब्लॉकेड हुआ था, अगर किसी ने सुना हो तो ट्रेड ब्लॉकेड हुआ था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो मधेसी कम्युनिटी के राइट्स के लिए किया गया था। जो ये ट्रेड ब्लॉकेड हुआ था मधेसी कम्युनिटी के राइट्स के लिए किया गया था, ठीक है। अब ये जो कम्युनिटी है ना ये नेपाल में भी है, बिहार में भी है। तो इस कम्युनिटी में ना आपस में शादी ब्याह बहुत होते हैं। तो ये कल्चरल मैट्रिमोनियल कनेक्ट बैठता है हमारे इनके साथ, कल्चरल मैट्रिमोनियल कनेक्ट है। तो एक बहुत पुरानी बात चली आ रही है जो पीएम मोदी ने हाईलाइट करी थी, है ना। पीएम मोदी जी जो हमारे हैं उन्होंने एक बात हाईलाइट करी थी कि नेपाल के साथ तो ना भाई हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। देखो जब हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा देश ऐसा है कि जहाँ ना एम्प्लॉयमेंट की बात हो या शादी की बात हो, स्पेशली लड़की या बेटी की शादी की, मतलब बेटी की शादी की, तो तुम्हारे घर में अब ऐसा मान लो जब जीजा जी होंगे जो घर आते हैं तो कैसे माहौल चेंज हो जाता है ना। हालांकि अब देश बदल रहा है पर चलो मेजॉरिटी में तो अभी भी होता होगा। तो पीएम कहते हैं कि हम नेपाल के साथ कैसे अच्छे रिश्ते ना रखें। हमारे देश की बेटियां वहाँ शादी करके जाती हैं, वहाँ की बेटियां यहाँ शादी करके आती हैं, तो हमारा तो देखो भाई रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा रिश्ता ही रोटी बेटी का, हम क्या करें इसमें। ये ज़्यादा कल्चरल सोसाइटल डीप कनेक्टेड रिलेशन है, जिस वजह से हम नेपाल के साथ ना अपने बॉर्डर भी सील नहीं करते, बॉर्डर भी सील नहीं करते, इसीलिए हर कोई यहाँ से ही भाग रहा है देखा जाए तो, है ना। फ्री बॉर्डर है हमारा इनके साथ, क्योंकि हमारा ना इनके साथ एक कल्चर कनेक्ट है, कल्चरल कनेक्ट है। दूसरा सबको पता है सिक्योरिटी एक इशू है, पर यहाँ कल्चरल कनेक्ट ज़्यादा बड़ा है ना। कल्चरल कनेक्ट इतना बड़ा है कि सिक्योरिटी का इशू जो है वो पीछे आ जाता है। जैसे कि अब आप कहोगे यार पाकिस्तान के साथ तो हमारे बॉर्डर्स बंद है, तो देखो पाकिस्तान के साथ ना रिश्ता है हमारा, पाकिस्तान तो हमारा, बस आपको पता ही है, पाकिस्तान के साथ तो हमारा रिश्ता है ही, पर पाकिस्तान के साथ ओवर पावर सिक्योरिटी का डायमेंशन कर जाता है, ठीक है। अब नेपाल में कल्चरल कनेक्ट ज़्यादा है, फ्री मूवमेंट है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम यहाँ जाते हैं। तो नेपाल में एक जगह है, नेपाल की जगह है, वो भी दरचूला है, इंडिया में भी वही जगह है, दरचूला करके एक जगह है, ठीक है। वो आप अपने मैप का इस्तेमाल करें और उसमें देखें। कुछ चीज़ें मैंने जान के भी, मैं चाहती नहीं कि आप मेरे वाया देखें, ठीक है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि खुद से भी एफर्ट मारना आना चाहिए, वो मारो आप, ठीक है। तो उस पुल से ना लोग आते जाते हैं आराम से, उत्तराखंड से नेपाल जाते हैं तो एक नदी आती है, उस पर एक पुल है, बेसिकली काली रिवर जो आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है, पुल है। तो लोग ना आते जाते हैं आराम से, कि मतलब आप ऐसे मान लो कि एक डॉक्यूमेंट, आप ऐसे मान लो कि लोग आते जाते हैं आराम से, बस डॉक्यूमेंट शो कर दो, दोनों साइड वहाँ मार्केट लगती है, तो आप सामान खरीदने एक कंट्री में जाओ, दूसरी कंट्री में वापस आ जाओ। तो हमारे रिलेशन बेसिकली काफ़ी ओपन है, ठीक है। तो हमारे रिलेशन जो है काफ़ी ओपन है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इतिहास पर। इतिहास में सिर्फ सुनना है और समझना है कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब आपको इसका सार एंड में मैं बता दूंगी क्या है, बस अपने दिमाग को खुला रख के समझो कि चल क्या रहा है। अब 1951 में किंग त्रिभुवन थे, तो किंग त्रिभुवन का रूल था, मोनार्की चलती थी वहाँ पर। अब पहले तो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्टर करते थे इन्हें। अब जब 1951 में वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए और रिवॉल्ट हुए वहाँ की गवर्नमेंट की, वहाँ कहती है कि गवर्नमेंट बनाओ। तो अब जो इंडिया था ना उसका कॉलोनियल माइंडसेट था, इंडिया का कॉलोनियल माइंडसेट था। इंडिया को लगता था भाई, है ना, ब्रिटिशर्स के बाद हम ही, इंडिया ही माई बाप है इन कंट्रीज़ का। एंड हेंस इंडिया बोलता कि तुम किंग त्रिभुवन चिंता मत करो,
इंडिया आ जाओ मस्त और हम आगे देख लेंगे। इंडिया कहता है यार हम तो माई बाप हैं, हम अपने आप केटर कर लेंगे। तो अब 1955 में नेपाल का पहली बार संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। 1955 में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। अब इंडिया की पॉलिसी थी सॉफ्ट पॉलिसी एंड चाइना के साथ भी सॉफ्ट पॉलिसी थी। तो नेपाल से 1958 में, ठीक है, चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया। तो अब आप देख लो नेपाल और चाइना ने अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लिया। 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो नेपाल में थे किंग महेंद्र, ठीक है। उसने सोचा मौके पे चौका मार देता हूँ और पूरी गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ कर दी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी अब ख़त्म होके मोनार्की रह गई, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही हटा दिया उसने। अब ये सिलसिला चलता रहा। तो पहले थी मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। 1962 के बाद 1962 के बाद मोनार्की गॉट रिस्टोर्ड, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, आई होप आपको पता है दैट द हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मोनार्क रहेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन की मानी जाती है, ठीक है। अब 1970 में पहली बार, 1970 में 1970 में पहली बार इंडिया को यूएन में घसीटा गया और ये कहा कि ये दादागिरी करता है, बिग ब्रदर एटीट्यूड है हमारा, बिग बी एटीट्यूड है हमारा, इंडिया का बिग बी एटीट्यूड है। और हमें अक्यूज़ किया गया, कहा कि इंडिया नेपाल के ट्रेड को हैम्पर कर रहा है एंड हेंस नेपाल जो है वो सफ़र कर रहा है क्योंकि ये हमारे ऊपर दादागिरी करता है, ठीक है। अब ये बात जो थी ये फैल गई, अब ये चलता रहा। 1980 आया। 1980 में ना बहुत वायलेंट क्लैश देखने को मिला नेपाल के अंदर, ख़तरनाक। माइज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, माइज़म बढ़ गया, वायलेंस बढ़ गई बहुत ज़्यादा बेसिकली। तो नेपाल गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया को कि भाई हमें हथियार दे दो। इंडिया कहता है तुमने ही तो कहा था हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करो। नेपाल कहता भाड़ में जाओ। नेपाल गया चाइना के पास, चाइना कहता कि विद ओपन आर्म्स ले लो आर्म्स, तुम्हें तो वेपन चाहिए ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, विद ओपन आर्म्स ले लो आर्म्स, ये लो वेपन्स, मस्त चलाओ वेपन, मारो एक दूसरे को, हमें क्या है। इससे चाइना ने वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार को भी बैक कर दिया, ठीक है, समझने वाली बात है, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार को भी बैक कर दिया गया। अब आप इसको देखो इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम उस डायमेंशन में जाएंगे तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, सिलेबस ख़त्म करते हैं फटाफट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसको भी बैक करा और वेपन्स दे दिए गए हैं। अब ये जो वायलेंस है वो बढ़ने लगी, इंडिया को डर लगा कि चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है, वायलेंस बढ़ रहा है। तो 1990s के अंदर एक जन आंदोलन जिसको पीपल रिवॉल्ट भी कहते हैं, पीपल रिवॉल्ट भी कहते हैं, 1990s के अंदर वो हुआ अगेंस्ट रॉयल फैमिली एंड इट वॉज बैक्ड बाय नेपलीज कांग्रेस। नेपलीज कांग्रेस, ध्यान से समझना, नेपलीज कांग्रेस ने इस जन आंदोलन को बैक करा जो इंडिया बैक कर रही थी, जिसको इंडिया बैक कर रही थी नेपलीज गवर्नमेंट को, कि पीस की बात है, अब पीस की बात कर रही थी ये, अब इंडिया तो स्टैंड फॉर पीस, है ना। ये फैमिली उसकी है, मनीषा कोइराला नहीं है, उसके बाप दादा की बेसिकली ये वो है फैमिली थी जिन्होंने चलाया था ये। अब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, इंडिया चेंज इट्स कोर्स ऑफ पॉलिसी एंड फॉलोड गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन की बात हमने पहले वाले लेक्चर्स में करी है, आई होप आपको पता होगा। 1996 में इंडिया ने किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिप्लोमेसी विद नेपाल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डिप्लोमेसी करी हमने किसके साथ भला, नेपाल के साथ। हमारे इनसे मोस्टली हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिलेशन रहे हैं। अब नेपाल इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अप्रॉक्स 25% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42% था पहले, जो अब तो आई थिंक नो इट्स 10.71% नाउ, अप्रॉक्स 11 मिलियन। इमेजिन कर पा रहे, सॉरी 11% के आसपास लोग अनएम्प्लॉयड है। नेपाल के पास पैसा है नहीं। अब इंडिया ने बनाया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो नेपाल कहता बहुत गलत किया यार तुमने, इसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो इंडिया कहता पैसा लेते टाइम तो नहीं बोला तुमने, पैसा तो तुम ली जा रहे थे हमसे। तो अब 2001 में, अब यहाँ तक आपने देख लिया होगा ना कि अब एक रिवॉल्ट चालू हुआ है 1990s के अंदर। 2001 में एक इंसिडेंट हुआ नेपाल में, रॉयल पैलेस में सैकर हुआ, सारी रॉयल फैमिली, द किंग, क्वीन, किड्स, एवरीवन वाज किल्ड। किसी को नहीं पता चला किसने मारा, वर्ल्ड से फोर्सेस बुलाई गई बट आज तक पता ही नहीं चलने दिया किसी ने। एक ही बच्चा क्योंकि वो परिवार का एक अब्रॉड था, लेकिन लेटर वो ही राजा बना। पता नहीं वर्ल्ड में किसी को नहीं पता कि किसने किसको मारा और कैसे हुआ। तो यहाँ पे हुआ जन आंदोलन, ठीक है, देख रहे हो आप, ठीक है।
फिर हुआ 2002 के अंदर जन आंदोलन 2, वायलेंट, इट वॉज वेरी वायलेंट, लेड बाय माओइस्ट सॉरी इट वॉज लेड बाय माओइस्ट आंदोलन 1, सॉरी माओइस्ट पीपल, ठीक है। आंदोलन 1 जो था आपका, जन आंदोलन 1 जो आपने ऊपर देखा, वो तो वेरी पीसफुल, बैक्ड बाय नेशनल कांग्रेस, ठीक है, पीसफुल था ये तो 1। अब ये जो 2 था भाई, ये था बहुत ज़्यादा वायलेंट, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब नेपाल के पीएम जो थे सितंबर तक, वो थे पीएम केपी ओली, ठीक है। अब उससे पहले थे आपके पुष्प दहाल, कमल प्रचंड, इनका नाम आप क्या ही करोगे, बस बात समझो। अभी 2022 से 2024 में थे, और 1996 से 2006 तक भी थे। इन्होंने एक फोर्स को लीड किया, एंड दैट फोर्स हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्स 17,000 इन नेपाल, मतलब पीपल वर एक्चुअली डाइड, है ना। 17,000 के अप्रॉक्स लोगों का जिम्मा जो है वो इनके ऊपर जाता है, वहाँ जो लोगों की डेथ हुई है। एंड देन ही सेड बेसिकली वी लेफ्ट दिस थिंग, हमने तो भाई वायलेंस छोड़ दी और अब हम राजनीति में आएंगे। तो नेपाल की मेजॉरिटी लीडर्स, जो इवन पीएम केपी ओली थे, ये सब एक वायलेंट हिस्ट्री से आते हैं। जो नेपाल कांग्रेस के हैं वो नहीं, ये हो गए प्रचंड, पुष्प दहाल प्रचंड हो गए, पीएम केपी ओली हो गए, है ना। ये लोग अंडरग्राउंड से ओवरग्राउंड आ गए। इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो अंडरग्राउंड से ओवरग्राउंड आ गए, नागालैंड वगैरह में, ठीक है, और आके एमपी बन गए, यूनियन मिनिस्टर बन गए। जैसे आपने नाम सुना होगा मिथुन चक्रवर्ती का, ठीक है, ही वॉज अ नक्सलाइट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वायलेंट नक्सल थे इनफैक्ट, ठीक है। तो ऐसे करके जो लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत लीडर्स हैं इंडिया और नेपाल में भी। तो अब 2002 में जन आंदोलन 2 हुआ, वायलेंस हुई, एंड नेपाल ने 2005 में कहा यार बहुत हो गया, 2005 में वो बहुत हो गया। अब 2005 से 2006 में थोड़ी शांति है नेपाल में, थोड़ी शांति रही। 2010 के आसपास, मैंने आपको पहले बताया था, 2008-2010 के आसपास मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड, ठीक है। अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है साल, सिर्फ समझना है कि चल क्या रहा है। हम प्रेजेंट सिनेरियो से इसको कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। 2013 के अंदर नया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश की गई। 2014 के अंदर पीएम मोदी जी जब आए थे, पीएम मोदी जी invited leader of Nepal to his oath taking ceremony, and he also visited Nepal in 2014. 2015 के अंदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वॉज अडॉप्टेड विच रिप्लेस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2007। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस इन नेपाल, जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से इंडिया और नेपाल की प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि अभी तक थे पीएम केपी ओली जो फिर से पीएम बने 2024 में, प्रो चाइना, ठीक है। अब प्रचंड जो थे ना वो काफ़ी बैलेंस थे, एंड ही वॉज टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। लेकिन ये तो भाई प्रो ही चाइना आदमी है। तब इशू 2015 में मदेसी का इशू हुआ। अब नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और नेपाल के अंदर है जी 2 रीजन्स, ठीक है। नेपाल के अंदर है आपके 2 रीजन्स, ठीक है। नेपाल के अंदर 2 रीजन्स है, एक है हिली, एक है टेरेन। आप देख ही सकते हो, जैसे हिली और टेरेन, तेराई रीजन बेसिकली, सॉरी, हिली एंड तेराई रीजन। हिली में ज़्यादा एलीट रहते हैं, अपर क्लास रहती है यहाँ पे, हाईली एलीट लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसको हिली एलीट्स भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे रहते हैं मदेसी, जो तेराई रीजन में रहते हैं, और जिनको आप लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये रहा आपका, ये आपका हो गया हिली टेरेन, ठीक है। मदेसी पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूशन इज अप्रॉक्स 50%, imagine 50%, but entire politics of Nepal is dominated by this hilly region. You won't find Madesi in the politics. प्रॉब्लम ये हुई कि नेपाल को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया। अब नेपाल की वही देखो, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई, ठीक है। नेपाल की आप जोग्राफी देख पा रहे हो, देखो कैसे है ना। तो ऐसे करके बनाई गई, और ये का लो, ये आपकी जोग्राफी हमने बना दी, ठीक है। नेपाल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको ऐसे डिवाइड किया गया। अब इस डिवीजन में हिली एलिट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मदेसी की कम हो गई। तो इन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल डिवीजन करो यार, क्योंकि वर्टिकल करोगे तो हिली टेरेन ज़्यादा कवर होगा, ऑब्वियस रीजंस, एंड हिली एलिट ज़्यादा इलेक्ट होंगे। तो इसलिए कहा कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन करो। तो उन्होंने आखिरी की, बेसिकली आप ये देख लो, आखिरी की ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ऐसे कर दिया,
इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें हॉरिजॉन्टल डिवीजन चाहिए, लो हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया। इनफैक्ट 50% से थोड़ी ज़्यादा ही पॉपुलेशन है मधेसी, एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना कम। अब मधेसी को तो चिढ़ मचेगी, एंड इनका रिश्ता इंडिया से काफ़ी है, क्योंकि एज आई टोल्ड एक कल्चरल कनेक्ट है। यूपी बिहार में मधेसी पॉपुलेशन और फ्री मूवमेंट है, ट्रीटी में लिखा गया था, नो वीज़ा एंड ऑल्सो रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। अब क्या हुआ कि नेपाल कहता मैट्रिमोनियल अलाइंस की अगर इंडियन बॉय है और नेपलीज गर्ल है, दे हैव अ किड टुगेदर, तो उनको सिटीजनशिप राइट ही नहीं मिलेंगे। तो लोग के जो तो बेसिकली लोग ये कॉन्सेप्ट चेंज ही कर दिया आपने, है ना, कि अगर लड़का है और लड़की नेपाल की है तो आप उनके बच्चों को अधिकार ही नहीं देंगे। तो लोगों ने, मधेसी ने बेसिकली प्रोटेस्ट करा। अब इंडिया की क्या गलती रही कि जब एक कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है तो आप कॉन्ग्रेचुलेट करो, चुपचाप सपोर्ट करो, है ना। नेपाल डेमोक्रेटिक बने, यूएस सेट कॉन्ग्रेट्स, और भी काफ़ी कंट्रीज़ ने कहा कॉन्ग्रेट्स करा। इंडिया कहता है वी हैव टेकन अ नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई शुक्राना ना कुछ। इसका मतलब है हमने देख लिया। तो नेपालीज गवर्नमेंट डिडंट लाइक इट एंड सेड कौन हो तुम, क्या देख लिया तुमने। अब इसके साथ कोइंसाइड हो गया मधेसी इशू। अब मधेसी रहते हैं बॉर्डर पर एंड वो सड़कों पर आ गए। तो जब ये हुआ तो नेपाल इंडिया का बॉर्डर बंद करना पड़ा। ऑब्वियस रीज़न है ना यार। अब अगर जेंजी प्रोटेस्ट हुआ है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिला था बॉर्डर पर, है ना। तो अगर वहाँ पे एक इशू हो रहा है तो हम तो अपने बॉर्डर बंद करेंगे ही। हमने बॉर्डर बंद कर लिए तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड आ गया। इंडिया कहता हम क्या करें भाई, इट्स योर पीपल। इंडिया ने अपने ट्रक खड़े कर दिए। अब मान लो ये आपका नेपाल है, ठीक है, इंडिया ने लाके यहाँ पे बॉर्डर पे ट्रक खड़े कर दिए। इंडिया कहता है ये रे ट्रक, हम क्या करें, हम क्या कह रहे हैं तुम्हें। नेपाल ने कहा, नेपाल ने हल्ला ही मचा दिया, अब यहाँ पे ट्रक है। उधर से चाइना ने हल्ला मचा दिया। नेपाल कहता है ये तो वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर है कि जो लैंड लॉक्ड कंट्री है उसके ट्रेड को ब्लॉक किया जा रहा है। इंडिया कहता है भाई हम तो ट्रक लेकर खड़े हैं, सामान लेकर खड़े हैं, हम क्या करें, हमें तो करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे दिक्कत आ रही है। बट नेपाल अक्यूज्ड इंडिया। इससे क्या हुआ कि नेपाल में देयर वाज शॉर्टेज ऑफ इवन एसेंशियल आइटम्स, बी इट फूड, ऑयल, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, एवरीथिंग। उस समय की वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें नेपाल के पेट्रोल पंप पर लोग बॉटल लेकर खड़े हैं, जितना पेट्रोल आ रहा है दे दो। इससे नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का भी राइज हुआ और वहाँ भी नारे लगने लगे दैट इंडिया प्लीज़ गो बैक। अब नेपाल क्राइसिस था और नेपाल ने एक अग्रीमेंट चाइना के साथ साइन कर लिया। इंडिया की इस पॉलिसी को काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। इंडिया डजन अग्री कि ऐसा है, बट फॉरेन एक्सपर्ट्स कहते हैं दैट इंडिया कुड हैव हैंडल इट मोर डिप्लोमेटिकली। इसलिए डिप्लोमेसी वर्ड्स में बहुत मैटर करते हैं। जो इंडिया के शब्द थे वो उनके अकॉर्डिंग, नेपाल के अकॉर्डिंग बेसिकली काफ़ी एरोगेंट थे। तो एनालिस्ट कहते हैं कि आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की एरोगेंस फॉरेन पॉलिसी पर भी रिफ्लेक्ट की होती है बेसिकली। इससे क्या हुआ कि नेपाल को हम खो बैठे, है ना। अब आप देखोगे कैसे नेपाल अभी भी इंडिया की साइड नहीं है। इस अग्रीमेंट ने, जो नेपाल ने चाइना के साथ साइन किया, उसने बहुत ज़्यादा चाइना के लिए पॉसिबिलिटीज़ खोल दी। इससे पहले एक्सक्लूसिव राइट नेपाल में इंडिया के ऑयल गैस एक्सेट्रा में था, कोई सप्लाई नहीं करता था इंडिया के अलावा, है ना। इंडिया का एक दबदबा था, एक्सक्लूसिविटी थी इंडिया के पास। बट अग्रीमेंट के थ्रू चाइना एंटर कर गया, ठीक है। सेकंड, जो नेपाल में ट्रेड है ना वो इंडिया के वाया होता है सारा का सारा। इस अग्रीमेंट के वाया चाइना ने अपने 4 पोर्ट्स का एक्सेस दे दिया, ठीक है, 4 पोर्ट्स का एक्सेस नेपाल को दे दिया और कहा लो कर लो ट्रेड। ऑल्दो ट्रेड इतना डिफिकल्ट है उनका चाइना के साथ क्योंकि हिली टेरेन बहुत है। अब आप इसको ऐसे देख लो कि चाइना का जो ट्रेड रूट है, जो चाइना का बेसिकली ट्रेड रूट है, उसका शॉर्टेस्ट रूट भी इंडिया के लॉन्गेस्ट रूट से बड़ा है। तो मान लो अगर इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट जो है 500 किलोमीटर का है, वही चाइना का 2000 किलोमीटर का होगा शॉर्टेस्ट। देयरफॉर डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो चाइना है, तो चाइना ने तिब्बत टू नेपाल रेल लिंक बना दिया। चाइना ने तिब्बत टू नेपाल रेल लिंक ही बना दिया। चाइना कहता है नेपाल सामान चाहिए ना, हम देंगे तुम्हें सामान, हम बनाएंगे तुम्हारा रूट, और सप्लाई शुरू हो गई एंड हेंस चाइना एंटर नेपाल। देन इन 2016 हमारे यहाँ पे एक और डिसीजन लिया गया था, बेहतरीन डिसीजन कहते हैं जिसे कई लोग, जिसे बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन किया गया भैया। अब ये जो डीमोनेटाइजेशन भी, ठीक है चलो जो भी है, इसका नुकसान नेपाल भूटान दोनों को हुआ। इंडिया पेग्स इट्स कंट्री अगेंस्ट डॉलर,
बट नेपाल डज दैट अगेंस्ट इंडियन रुपी. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इंडिया पैक्स इट्स करेंसी अगेंस्ट डॉलर, बट नेपाल डज दैट अगेंस्ट इंडियन रुपी. तो अब नेपाल के पास करेंसी सप्लाई ही नहीं है. ठीक है, तो नेपाल कहता है यार बता तो देते तुम, कम से कम हमें नई करेंसी दे दो. तो इंडिया कहता है अभी करेंसी प्रिंट ही नहीं हुई, तुम ऐसा करो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट कर लो. नेपाल कहता कर लेता हूँ यार तुम्हारे साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट. तो चाइना बीइंग चाइना कहता है यार इसकी क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना. तुम ऐसा करो लोन ले लो, जब पैसे आए दे देना. अब यहाँ से चाइना एंटर्ड नेपाल इवन इकोनॉमिकली. उसके बाद नेपाल में अर्थक्वेक आया. तो यहाँ भी मीडिया ने कुछ बदतमीज़ी में लिखा. हमारे यहाँ पे लोग बदतमीज़ तो है ही काफ़ी. फिर एंटी इंडिया सेंटीमेंट बने. फिर पीएम केपी ओली आए तो नेपाल चाइना के रिलेशन इम्प्रूव हुए. तब भी यहाँ मीडिया ने हद्दी कर दी, कैरेक्टर असैसिनेट करने लग गए पीएम केपी ओली का. नेपाल ने बहुत क्रिटिसिज्म किया. एंड इमेजिन यू आर क्रिटिसाइजिंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. क्या है यार ये बदतमीज़ी. आपको मालदीव वाले इशू याद होगा, है ना. हम कितना परेशान हो गए थे, मालदीव जाना बंद कर दिया. हम क्या कर रहे हैं दूसरों के साथ मिलने. अगर दो लोग गए हैं, दो कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, उनके लीडर्स मिल रहे हैं, तो व्हाई डू हैव टू टॉक दिस बैड अबाउट पीपल, है ना. तो अब यहाँ पे देख लो, अब मेलेडी के मीम बना देते हैं. जो पता ही होगा आपको, मेलेडी के मीम बनते हैं. ये देखकर तो लोगों को मज़े आते हैं. ठीक है, तो मतलब ये इसलिए चल जाता है क्योंकि हमारे उनसे रिश्ते ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत हर्ट होती हैं, है ना. ऑन द ग्लोबल लेवल उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. तो चिंटू ऑन सोशल मीडिया, उसको पता ही नहीं है कि फॉरेन डिप्लोमेसी पे इसका क्या रेपरकशन है, और रेपरकशन काफ़ी ज़्यादा होता है ना. तो नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ गए. व्हेन मोदी जी गॉट री इलेक्टेड एंड ही वेंट टू नेपाल, तो लोगों ने रोड्स ब्लॉक कर दी, ब्लैक कार्ड दिखाया, और ब्लैक कार्ड लेके खड़े होकर कहते सर जी वापस हो लो, आप यहाँ मत आओ. पीएम ओली अब फिर से इलेक्ट हुए, तो यहाँ करेंसी जो निकली उसमें इंडिया की टेरिटरीज अपने नेपाल में दिखाई गई. एंड वो मैप पार्लियामेंट में भी पास कर दिया गया. एंड देयर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते ये हमारा रीजन है. इंडिया की कुछ जो टेरिटरीज थी उनको उन्होंने अपने में दिखा के बोला कि भैया ये देखो, ये तो हमारा रीजन है. बट अब क्या हुआ, ठीक है, अब आप ये देख सकते हो, ये है काली रिवर. ये आप देखो, ये है काली रिवर. अब एक ट्रीटी ऑफ सुगोली हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगोली. ठीक है, एक ट्रीटी ऑफ सुगोली हुई थी जिसमें कहा था कि काली रिवर जो है वो तुम दोनों का पॉलिटिकल बॉर्डर बनाती है. ये हमारा बेसिकली ब्रिटिशर्स ने कहा था देखो भैया ये तुम्हारा पॉलिटिकल बॉर्डर है. बट आप समझो ये बात, रिवर का जो कोर्स है, प्रॉब्लम क्या है, जो रिवर का कोर्स है ना वो चेंज होता रहता है. तो जब रिवर का कोर्स जो है वो चेंज हुआ, तो नेपाल कहता है ये एरिया भी हमारा है ना. नेपाल कहता है कि देखो भैया ये एरिया जो है ये भी हमारा है. अब रिवर का तो कोर्स चेंज हो गया. नेपाल कहता है सारा एरिया जो हमारा हो गया. ठीक है, ध्यान से देखना. ठीक है, नेपाल कहता है कि एरिया हमारा हो गया. इंडिया कहता भाई स्टार्ट पॉइंट देख लेते हैं. इसलिए काला पानी इशू जो है वो बहुत टाइम तक चल ही रहा है ना. अभी तक काला पानी का इशू चल ही रहा है. अब इंडिया कहता है ये चाइना की वजह से है. इंडिया की तो अपनी बात है. इंडिया कहता है कि जो भी इशू है वो चाइना की वजह से है. ठीक है, तो दैट्स अनदर थिंग जो कही गई है. अब आप इसको ऐसे समझो, अब जो रिवर का कोर्स है वो चेंज होता है. तो नेपाल कहता है, जो नेपाल है, नेपाल कहता है कि देखो भाई बात ऐसी है कि ये सारा एरिया हमारा है ना. हम कहते हैं नहीं भाई ये तो हमारा ही है. तुम अपने में कैसे दिखा सकते हो हमारा एरिया, ये तो गलत बात है, हम तुम्हें दिखाने ही नहीं देंगे. आई होप आपको समझ में आ गया कि इशू क्या चल रहा है. अब 2020 में डिफेंस मिनिस्टर ने काला पानी एरिया में से एक रोड निकाला. ठीक है, 2020 में डिफेंस मिनिस्टर ने काला पानी वाले एरिया में से एक रोड निकाला. एज इट शॉर्टन्स आर एरिया टू बेसिकली आर रूट टू मानसरोवर. नेपाल कहता हाउ कैन यू बिल्ड द रोड, क्योंकि ये एरिया तो डिस्प्यूटेड है. अगर आप ये देखो, ये कहता भाई तुम कैसे कर सकते हो, ये तो एरिया ही डिस्प्यूटेड है, आप ये कर ही नहीं सकते जो आप अभी कर रहे हो. इंडिया कहता 10 साल से बना रहे हैं हम, तो अभी तुम्हें हिट क्यों किया. इंडिया कहता है ये एरिया हमारा है. नेपाल कहता नहीं ये सारा एरिया हमारा है, और पीएम ओली ने ही पास करवा दिया ये. देयरफॉर ये हमारा टेरिटोरियल इशू है नेपाल के साथ. ठीक है, आ गया समझ में. अब ये आपका था इंडिया और नेपाल का. तो बेसिकली इंडिया और नेपाल के रिलेशंस हमेशा मैं बोलती हूँ, है ना, मैं क्या कहावत है ना कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक. हमारा ऐसा ही है नेपाल के साथ
कि चले रिलेशन तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं है। अब आपके जो नोट्स हैं उसमें एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, हाइड्रो डिप्लोमेसी, कनेक्टिविटी के रूट्स, ये सब है, ठीक है। इकोनॉमिक टाइज के बारे में है, आपके में डेटा है ना, जो भी अभी हुआ है उस सब का डेटा है। फिर बॉर्डर इश्यूज़ हैं, जैसे काला पानी इशू की हमने बात करी, सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात करी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म। फिर डिप्लोमेसी में कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं, चाइना का क्या फैक्टर है, इकोनॉमिक ट्रेड डेफिसिट कितना है, इलीगल ट्रेड है, वाटर इशू, पॉलिटिकल इशूज़। फिर आपका वे फॉरवर्ड क्या है, सो हेंस एंड सो फॉर्थ, है ना। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पॉइंट तो आप वे फॉरवर्ड में ज़रूर लिख ही दोगे। यहाँ पे आपका ख़त्म होता है इंडिया और नेपाल का चीज़। आई वुड सजेस्ट कि आप आज ही इसको करके रख दो, एंड मेक श्योर दैट नाउ व्हेन विल बी कंप्लीटिंग द बैच विच आई वुड ट्राई टू डू दैट ASAP. Make sure you people are always having your atlas and you are never bereft of it. It would be great for you only. And wherever and however, if you people have the issue, you people know where to contact me, है ना, be it here in the comment section or wherever. आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बुद्ध की बर्थ प्लेस, आपको वो ज़रूर बताना है, ठीक है। एंड आई होप दैट द लेक्चर वॉज गुड फॉर यू। कोई भी कुछ चीज़ है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट for everything and specifically for your paper, and good luck. The next lecture that I would be recording for you would be Bhutan, and followed by other of the countries. So make sure कि आप लोग साथ साथ कर रहे हो. Take care, have a good day.